हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। क्योंकि अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्योंकि कभी कभी रिपीटेड क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में एज इट इज पूछ लिए जाते हैं, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन पेपर को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो भी प्रीवियस में पूछा गया है वो क्वेश्चन तो बिल्कुल भी ना गलत होने पाए। और एग्ज़ाम जो रहा है उसका पैटर्न क्या रहा है, आज का क्या पैटर्न हो सकता है, यहाँ से आपको यही सब बातें पता चलेंगी। तो आज हम यूजीसी नेट का जून 2023 का प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। प्रथम पाली का ये प्रश्न पत्र है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। जब भी आप क्वेश्चन को कीजिए तो आप इतना ध्यान से कीजिए कि क्वेश्चन को पॉज कर लीजिए, इसके बाद आप क्वेश्चन को खुद से करिए। जब आपको नहीं आता है इसके बाद आप उसके सॉल्व को देखिए, क्योंकि हम उसमें रुकेंगे नहीं, लगातार आपको क्वेश्चन को कराते जाएंगे। सभी का जो भी आंसर बताया जाएगा वो यूजीसी नेट के द्वारा मान्य आंसर ही बताया जाएगा। तो जो पहला क्वेश्चन है कि गिरिधर, जो कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, दो कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। इस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। ये भी आप अगर इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा माइंड सेट आपका बना रहेगा कि हाँ किस टाइप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो कथन के अनुसार पूछा जा रहा है। इसमें से आपको विकल्प दिया जाएगा कि कौन सा कथन सही है, इसे आप बताइए। देखिए, एक पहले जो साधारण सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है कि हाँ बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, इस तरीके से, या गिरिधर बहुब्रीहि समास का किस समास का उदाहरण है, इस प्रकार से पूछा जाता था। पर अब इसी प्रश्न को कथन के रूप में दे दिया गया और आपसे उसके सटीक रहने का उत्तर जो है पूछा जाता है। तो यहाँ पर कथन 1 के बारे में आपने देखा कि गिरिधर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। कथन 2 दिया गया है कि रामकृष्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो इसमें आपको विकल्पों का चयन करना है और बताना है कि कौन सा सत्य है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। इसे कथन 2 और कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। तो इस प्रकार से आपका 4 विकल्प दिया गया है, जिसमें से आपको एक विकल्प का चयन करना है। तो आप देखेंगे कि जो गिरधर है वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो हाँ, गिरधर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, क्योंकि बहुब्रीहि समास का रूल आपको पता होगा कि बहुब्रीहि समास में जो भी पद दिया गया रहता है, जो भी शब्द होता है, उसका तीसरा अर्थ निकलता है। तो ये आपको पता चल गया वो बहुब्रीहि समास क्या है। तो जो तीसरा अर्थ निकाले वो शब्द, जैसे गिरधर है तो गिरि को धारण करने वाला, गिरि पर्वत को धारण करने वाले कौन है? श्री कृष्ण जी हैं। तो उनसे तात्पर्य है, तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ये तो ठीक है। लेकिन रामकृष्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो रामकृष्ण, आपको पता है कि रामकृष्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, क्योंकि तत्पुरुष समास की जो विशेषता है वो है कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तो इसमें दोनों ही पद प्रधान आपको दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। इसका मतलब है कि आपका सिर्फ कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। तो यहाँ से ये पता चल गया कि कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, देश की बात निबंध के लेखक कौन है? अगला प्रश्न आपने देखा कि देश की बात निबंध के लेखक कौन है। तो कौन है ये आपको बताना है कि देश की बात निबंध के लेखक कौन है। इसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है देश की बात। इसके बाद प्रश्न है, आलोचना पत्र के संपादक नहीं रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना है कि पूछा जा रहा है कि आलोचना पत्रिका के संपादक कौन नहीं रहे हैं।
तो ऑप्शन है आपका अरुण कमल, परमानंद श्रीवास्तव, नामवर सिंह और कमला प्रसाद। तो इन चारों लोगों में से पूछा जा रहा है कि आलोचना पत्रिका के संपादक कौन नहीं रहे हैं। तो आपको बताना है, इसमें से आपको ध्यान देना है कि अरुण कमल पत्रिका के संपादक रहे हैं, परमानंद श्रीवास्तव आलोचना पत्रिका के संपादक रहे हैं, नामवर सिंह ये 3 लोग पत्रिका के संपादक रहे हैं, लेकिन जो कमला प्रसाद हैं ये नहीं रहे हैं। तो आपका आंसर हो जाता है कमला प्रसाद। इसके बाद ये आपके यूनिट 5 का प्रश्न है। यूनिट 5 का प्रश्न है कि लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। तो अगर आप कविताओं का सेक्शन पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि किसकी कविता है। और इस कविता में पूछा जा रहा है, ये जो पंक्ति है इसमें पूछा जा रहा है कि मैं का क्या अर्थ है, मैं का क्या अर्थ है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ से आपको बताना है कि पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि ये कविता किसकी है। तो कविता ये किसकी है, निराला जी की है, सरोज स्मृति है। और इसमें मैं का अर्थ जो है वो निराला से है, यानी वो स्वयं को संबोधित करते हुए लिखते हैं, क्योंकि ये जो पंक्तियाँ हैं वो निराला जी की जो सबसे महत्व वाली रचना है सरोज स्मृति, जिन्होंने इसे जो है अपने पुत्री के शोक में लिखा था, वहीं से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। उसी में से पूछा जा रहा है कि मैं का क्या अर्थ है। तो मैं का अर्थ निराला स्वयं से लगाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। निबंध में भारतेंदु जी ने सब उन्नतियों का मूल किसे माना है। तो ये भी आपको बताना है कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। इस निबंध में भारतेंदु जी ने सब उन्नतियों का मूल किसे माना है। प्रश्न 5 है। तो प्रश्न 5 में आपको बताना है कि सब उन्नति का मूल किसे माना है, धर्म को, संस्कृत को, भाषा को, कृषि को। तो सब उन्नति का मूल किसे माना है, धर्म को। जब आप इस निबंध को पूरा पढ़ेंगे, इस चैनल पर भी आपको पूरा निबंध मिल जाएगा। इस चैनल जब भी आप इस निबंध को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने क्या कहा है। धर्म, राजनीति ये सब साथ साथ चलती हैं और तब विकास होता है। इसके बाद प्रश्न है, उपन्यासों से रिलेटेड प्रश्न है कि उपन्यास में गीतों कविताओं के प्रयोग पर सत्य कथन दीजिए। इसमें आपको बताना है कि किस उपन्यास में कौन सा गीत प्रयुक्त हुआ है। तो इसका मतलब आपको जब आप पूरा उपन्यास अच्छे से पढ़े होंगे तभी इसका आंसर दे पाएंगे। तो झूठा सच में पूछा जा रहा है कि पंजाबी कवियों बुल्लेल शाह बाबा फरीद की कविताएं प्रयुक्त हैं। किसका पूछा जा रहा है, झूठा सच उपन्यास आपका यशपाल का है। तो पूछा जा रहा है कि इसमें पंजाबी कवियों बुल्लेल शाह बाबा फरीद की कविता प्रयुक्त है। जिंदगी नामा में हिंदी कवियों तुलसी सूर के पदों का प्रयोग है। मैला आंचल में सुमित्रा नंदन पंत की कविता का इस्तेमाल किया गया है। मानस का हंस में मोहिनी रैदास का एक भजन गाती है। तमस में सर्वे भवंत सुखिना का उपयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आप आंसर कीजिए इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें से आप देखेंगे पहला विकल्प है कि केवल 1, 2, 3, दूसरा विकल्प है दूसरा, तीसरा, चौथा, और तीसरा विकल्प है तीसरा, चौथा और पांचवा, और पांचवा विकल्प है पहला, तीसरा, चौथा। तो इस प्रकार से आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि झूठा सा जो उपन्यास है इसमें देखेंगे कि बुल्लेल शाह बाबा फरीद की कविता नहीं प्रयुक्त हुई है। और ज़िंदगी नामा में ये इसमें जो भी आप देखेंगे वो सभी लगभग पंजाबी लैंग्वेज में ही देखेंगे, जो भी गीत ये सब हैं। और मैला आंचल में सुमित्रा नंदन पंत की कविता का इस्तेमाल किया गया है। मानस के हंस में मोहिनी रैदास का एक भजन गाती है। और तमस में सर्वे भवंतु सुखिनः का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 आपका सही हो जाता है, तीसरा, चौथा और पांचवा। इसके बाद प्रश्न है, निम्नांकित पात्र अलग अलग उपन्यासों के हैं, पात्रों को तत् संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो ये पहले पता होना चाहिए कि आपका जो ये पात्र है
ये किससे संबंधित है, किस उपन्यास से संबंधित है। इसके बाद आप इसका क्रम लगा पाएंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो भैरवी है, भैरवी कहाँ आती है, भैरवी आती है, उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा में भैरवी आती हैं। और लीजा आती हैं तमस में। बेला किस में आती हैं, राग दरबारी में। सरस्वती आपकी आती हैं शेखर एक जीवनी में। और बंती किस में आती हैं, बंती आती है जिंदगी नामा में। तो इसके विकल्प को जब आप देखेंगे, तो इसको जब क्रम लगाने के लिए देखेंगे, अब इसका समय देखेंगे कि बाणभट्ट की आत्मकथा का समय क्या है। तो इसका समय है 1946, इसका समय है 1946। और तमस का समय है 1973। तमस जो है, क्योंकि इसमें लीजा है, तो लीजा रिचर्ड की पत्नी रहती है। 1973 इसका समय है। बेला, बेला है राग दरबारी के पात्र, तो राग दरबारी का समय है 1968। 1968। सरस्वती, सरस्वती शेखर एक जीवनी की पात्र है, शेखर की बड़ी बहन है। तो शेखर एक जीवनी का समय है 1940, पहले भाग का समय है, और दूसरे भाग का 1941। बंती है, तो बंती आपका पात्र जिंदगी नामा से है, तो इसका समय है 1979। अब आप लगा सकते हैं कि किस प्रकार से इसका समय हो सकता है। तो सबसे पहले आपका सरस्वती है, तो यानी सबसे पहले चौथा ऑप्शन, फिर पहला ऑप्शन, फिर इसके बाद तीसरा ऑप्शन बेला हो गया। इसके बाद है दूसरा ऑप्शन, और लास्ट में है आपका पांचवा ऑप्शन। तो इस प्रकार से आपका चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा, पांचवा, पहले से बाद के क्रम में ये आपका लग गया। 4 1 3 2 5। तो ये इस ऑप्शन में यहाँ पर आप 5 कर दीजिए, बस आपका आंसर हो गया। इसके बाद आपको मिलान करना है, सूची मिलान करना है। पात्रों का नाम है और उनके पति या प्रेमियों का नाम है। तो आप इसमें देखेंगे सीलो, तारा, कनक, उषा, ये चारों पात्र, अगर आपने झूठा सच उपन्यास पढ़ा होगा तो ये चारों पात्र वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि सीलो का जो प्रेमी या पति है वो कौन है, कनक का कौन है, और तारा का कौन है, उषा का कौन है। अगर इस उपन्यास को आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें 2 पात्र जो मुख्य हैं, मुख्य स्त्री पात्र हैं, अगर आप उससे देखेंगे तो आप बहुत आसानी से पकड़ लेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो जैसे जो तारा है, तारा का भाई कौन है, असद है। तारा का भाई कौन है, पुरी है। और तारा का प्रेमी कौन है, असद है। तारा का प्रेमी असद है, और इसका भाई है पुरी, और पुरी की जो प्रेमिका है और बाद में पत्नी भी बनती है, वो कौन है, कनक है। तो ये 2 मिलान हो गया। इसके बाद आप देखेंगे उषा, रतन और शीला, राजेंद्र। तो इस प्रकार से ये आपका स्त्री पात्र और उनके पतियों की मिलान हो गई। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले का दूसरा और दूसरे का पहला। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3। आप आंसर देख लीजिए किस में है। 2 1 3 4 है। सीलो जो है वो रतन की प्रेमी रहती है, और उषा राजेंद्र, ये है ऑप्शन। इसे गलत मिला दिया गया था, तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा सी, बी। अगला प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं। सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं, तो कौन कौन से निबंध हैं। नैनों की गंगा,
पवित्रता, आचरण की सभ्यता, जय जमुना मैया, हम डार डार तुम पात पात। तो सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों के विषय में पूछा गया है। इसमें से आपको बताना है कि नैनों की गंगा, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, जय जमुना मैया और हम डार डार तुम पात पात। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा निबंध इनका नहीं है, कौन सा निबंध इनका है, इसे बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा निबंध इनका नहीं है, तो आप आसानी से बता पाएंगे। तो इनके निबंध कौन कौन से हैं? नैनों की गंगा है, दूसरा इनका है पवित्रता और तीसरा है आचरण की सभ्यता। ये 3 निबंध इनके हैं। और जय जमुना मैया, हम डार डार तुम पात पात, ये इनके निबंध नहीं हैं। तो इसका मतलब 1, 2 और 3, ऑप्शन सी इसका आप लॉक कर लीजिए। इसके बाद है प्रश्न, रामकृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर किस समाजवादी चिंतक ने विचार किया है? रामकृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर किस समाजवादी चिंतक ने विचार किया है? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ से आप देखेंगे जयप्रकाश नारायण है, राम मनोहर लोहिया हैं, आचार्य नरेंद्र देव, मधुलिमय। तो इसमें से सही ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया। इन्होंने रामकृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर समाजवादी चिंतक अपनी विचारधारा प्रस्तुत की है। इसके बाद प्रश्न है, निम्नांकित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष, देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। क्या है? दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना, कविता की जमीन और जमीन की कविता, कविता के नए प्रतिमान, आलोचना और विचारधारा। तो ये आपकी कविता है, ये आपके रचना है, इसे आपको सही विकल्प में लगाना है इसके प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तो ये प्रश्न काफ़ी अच्छे प्रश्नों में से एक है। तो इसका जो विकल्प है वो है तो सबसे पहले इतिहास और आलोचना प्रकाशित हुई है। इतिहास और आलोचना के बाद नई कविता के नए प्रतिमान हैं। इसके बाद है दूसरी परंपरा की खोज, दूसरी परंपरा की खोज है कविता की जमीन और जमीन की कविता। और इसके बाद है आलोचना और विचारधारा। ये रचना किसकी है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इसका मतलब हो गया आंसर ए, 2, 4, 1, 3, 5। इसके बाद है प्रश्न, चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। यह किसका संवाद है? कि चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये आपके कामायनी से है। कामायनी आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो ये किस सर्ग से है ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस सर्ग से है। तो आपके सिलेबस में जो 3 सर्ग लगे हैं वो हैं इड़ा, श्रद्धा और लज्जा, और इसमें से ये प्रश्न जो है वो लज्जा से है। इसके बाद है प्रश्न, निम्नांकित कविताओं को रचना काल प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो अब कविताओं के विषय में पूछा गया पहले से बाद के क्रम में लगाने के लिए। तो पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना है असाध्य बीड़ा, परिवर्तन, कुकुरमुत्ता, मोचीराम, अंधेरे में। इनका सबसे पहले आपको प्रकाशन वर्ष, क्योंकि ये कविताएं आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं तो आपको इसका प्रकाशन वर्ष जरूर पता होना चाहिए। तो इसके प्रकाशन वर्ष के अनुसार इसे आपको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले आपको असाध्य बीड़ा पता होना चाहिए, अज्ञे की रचना है और इसका समय कब है असाध्य बीड़ा का? असाध्य बीड़ा अज्ञे की रचना है जो कि इनके ही काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार में संकलित है और इसका समय है 1961 वर्ष, 1961 यानी 61। परिवर्तन आपका सुमित्रा नंदन पंत का है और ये पल्लव में संकलित है और इसका समय है 1928। इसके बाद कुकुरमुत्ता है, इसका समय कहीं कहीं आपको 41 मिलेगा, 1941 और कहीं कहीं 43 मिलेगा। मोचीराम जो कि धूमिल की रचना है
और ये संसद से सड़क तक में संकलित है। इसका समय है 1972। इसके बाद अंधेरे में कविता जो है वो है मुक्तिबोध की और इसका संग्रह है। ये अंधेरे में जो कविता है वो चांद का मुँह टेढ़ा है कविता संग्रह में संकलित है। इसका समय है 1964। तो बस आप फटाक से इसको क्रम से लगा दीजिए। तो 1928 में आया है परिवर्तन। इसके बाद है कुकुरमुत्ता। इसके बाद है असाध्य बीड़ा। असाध्य बीड़ा के बाद अंधेरे में कविता। अंधेरे में कविता के बाद मोचीराम। तो इस प्रकार से आप आराम से इसका विकल्प बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता, ईश्वर यदि हैं तो मनुष्य के मन में ही समाये हैं। ये मानस का हंस उपन्यास में संवाद किसका है कि मनुष्य के मन से सुंदर कुछ नहीं होता। यदि कहीं ईश्वर हैं तो वो मनुष्य के अंदर समाये हैं। ये कौन कहता है? तो ये कहती है मोहिनी। मोहिनी कहती है तुलसीदास जी से कि मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता, जब वो कहते हैं कि मैं तो राम की प्राप्ति में हूँ और वो उनको बांधना चाहती है। इसके बाद है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की कहाँ की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की स्वीकृति दी गई थी। तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की कहाँ की बैठक में सविनय अवज्ञा, तो ये आपको बताना है कि कौन कौन सा नाम दिया गया है, सूरत, बारडोली और कलकत्ता, कानपुर। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि किस समिति में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया गया था, तो ये आप बताएंगे। अब आप सोचेंगे कि ये प्रश्न तो हमारे सिलेबस का नहीं है, पर जब आपके सिलेबस में यूनिट 4 जो है वैचारिक पृष्ठभूमि, उसके अंतर्गत ये प्रश्न आ जाएगा, क्योंकि उसमें गांधी दर्शन, लोहिया दर्शन इनके विषय में है। तो गांधी जी से ही संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इसे वापस किस जो है कांग्रेस के अधिवेशन में लिया गया था, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की कहाँ की बैठक में ली गई थी, तो ये आपको बताना है। इसका आंसर है बारडोली, जो कि कहाँ है, गुजरात में। अगला प्रश्न है, कबीर साहित्य के अध्येता हैं, कबीर साहित्य के अध्येता हैं और इसमें है इमरे बांधा, पुरुषोत्तम अग्रवाल, वीरेंद्र यादव, धर्मवीर, डेविड लॉरेंजन। डेविड लॉरेंजन। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है कबीर साहित्य के अध्येता हैं, कबीर साहित्य के विषय में किसने लिखा है, ये आपको बताना है। तो किसने लिखा है? पुरुषोत्तम अग्रवाल ने लिखा है, धर्मवीर भारती ने लिखा है और लॉरेंजन ने भी लिखा है। तो इस प्रकार पुरुषोत्तम अग्रवाल, धर्मवीर भारती, डेविड लॉरेंजन, और ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, 2, 4, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पहले यूनिट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित बातें उपयुक्त हैं। कौन कौन सी बातें उपयुक्त हैं? कहा जाता है जैसा बोला जाता है देवनागरी में वैसा ही लिखा जाता है। एक लिपि चिन्ह से अनेक ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता है। संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा माना गया है। देवनागरी लिपि में पंजाबी और उड़िया भाषा लिखी जाती है। ध्वनि और संकेत में निश्चितता है। तो हाँ, जैसा बोला जाता है ये वैसा ही लिखा जाता है। एक लिपि चिन्ह से अनेक ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता है, नहीं, क्योंकि यही इसे जो है सबसे वैज्ञानिक लिपि माना गया है। और संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा को राजभाषा माना गया, बिल्कुल सही। और इसके अंतर्गत पंजाबी और उड़िया भाषाएं नहीं आती। ध्वनि और संकेत में निश्चितता है, बिल्कुल सही है। तो ये आपका हो गया पहला और तीसरा और पांचवा। तो आंसर हो गया आपका 1, 3, 5, यानी आंसर सी विकल्प आपका सही है। इसके बाद है भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाले नाटक युग्म कौन से हैं? जो भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करते हैं, तो इसमें है बकरी और आगरा बाजार, अंधा युग और एक और द्रोणाचार्य, बकरी और महाभोज, अंधा युग और आधे अधूरे। तो अगर आपने सभी नाटकों को आपके जो सिलेबस में लगा, अगर सभी नाटकों को पढ़ा है तो आपके लिए आंसर देना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आप देखेंगे कि जो भी राजनीतिक दृष्टि से लिखी गई है उसकी आलोचना करती है, जो उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां थी। तो उसमें कौन कौन सा नाटक है? सबसे पहला है बकरी, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया है।
और इसके बाद आप देखेंगे महाभोज, जो कि मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखा गया। तो ये है ऑप्शन सी आपका आंसर। इसके बाद है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करने के लिए आ गया है। उसने कहा था में आए पंजाबी शब्द और इसका हिंदी में अर्थ पूछा जा रहा है, कि पंजाबी शब्द और हिंदी में अर्थ पूछा जा रहा है। कुड़माई शब्द है, घुमाव, खोते और तितमियों या तीमों। तो इसमें अगर आपको 2-4 शब्द भी पता होगा तो भी आप इससे बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। कि आप देखेंगे सबसे पहला शब्द है कुड़माई। कुड़माई का अर्थ है मंगनी, जो कि पंजाबी शब्द में कुड़माई का अर्थ मंगनी होता है। इसके बाद है शब्द घुमाव। घुमाव का अर्थ होता है जमीन की नाप, और खोते का अर्थ होता है गधा। तीमियों का अर्थ स्त्री। बताते हैं ना, जब आप इस कहानी को पढ़े होंगे तो इसमें जो लहना सिंह होता है, जिसका जो मुख्य पात्र है, वो जो है अपने हेड की जो है कथा सुनाता है और बताता है कि कहानी बनाता है और उसे सुनाता है कि खोते पर बैठकर हम लोग जगाधरी ज़िले में घूम रहे थे। तो खोता कौन है? गधा। जो पंजाब के रहने वाले बच्चे होंगे, जिनमें पंजाबी लैंग्वेज आती होगी, उन्हें पता होगा कि खोता का अर्थ गधा और घुमाव यानी ज़मीन की नाप। तो इस प्रकार से आपका हो गया विकल्प 2, 4, 1, 3, आंसर सी सही। इसके बाद है नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन है? नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक, इसमें से ऑप्शन है आपका शिव कुमार सिंह, मेहता लज्जाराम, राम नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और श्याम सुंदर दास। तो इसमें कौन है नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक? तो इसमें आपके शिव कुमार सिंह आ जाते हैं। इसके बाद है राम नारायण मिश्र और श्याम सुंदर दास। तो ये तीनों लोग जो हैं वो नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक रहते हैं, शिव कुमार, राम नारायण, श्याम सुंदर। विकल्प इसमें बी सही है। इसके बाद है अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक का नाम है। क्योंकि इनके नाटकों को प्रस्तुत करने के लिए, मंच पर प्रस्तुत करने के लिए सबसे ज़्यादा सवाल उठे हैं कि ये मंच पर प्रस्तुत करने लायक नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो भी इनके नाटक हैं ऐतिहासिक हैं और इसमें मंचन व्यवस्था सफल नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें पात्रों की संख्या बहुत अधिक होती है। स्थितियों का क्रमशः वर्णन, बार बार स्थिति का चेंज होना, ये भी पॉसिबल नहीं होता। लेकिन किसने सफलतापूर्वक मंचन किया है उनके विषय में है, तो उनका नाम है वी कारांत शांता गांधी। ये आप ऐसे याद रख लीजिए। इसके बाद है दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार किलात के खां को सब मिलाकर कितनी कीमत की वस्तुएं मिली थी? तो जब आप दिल्ली दरबार दर्पण अगर निबंध पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि कितने की सब मिला के सामान उनको मिला था, 30,000। इसके बाद आप एक प्रश्न और बताइए कि इनके साथ जो सरदार थे उन्हें कितनी चीज़ें मिली थी, कितने रुपए लगभग का सामान उनको मिला था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि अगला प्रश्न हो सकता है ये भी हो। इसके बाद है प्रश्न 23वां, इंस्पेक्टर माता दीन चाँद पर कहानी के अनुसार इंस्पेक्टर माता दीन ने चाँद पर जाकर जो काम किए हैं उन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाना है। उन्होंने क्या क्या किया है वहाँ पर? अगर आपने इस कहानी को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि क्या क्या कार्य किया है उन्होंने। तो उन्होंने क्या क्या कार्य किया है कि सबसे पहले उन्होंने किया, नकली चश्मदीद गवाह बनाना सिखाया, कि जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया, या थानों में हनुमान मंदिर बनवाए, पुलिस का मानवतावाद, इस अवधारणा में पुलिस वालों को विश्वास जगाया, पुलिस वालों की तनख्वाहें कम कराई। तो आप देखेंगे सबसे पहले जब ये गए तो वहाँ जाकर उन्होंने यही पूछा कि क्या यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, और जब अगर हनुमान जी का मंदिर नहीं है तो फिर आप लोग कैसे जो है यहाँ निर्णय कर रहे हैं,
कैसे अपनी पुलिस व्यवस्था को चला रहे हैं, क्योंकि उनकी शक्ति की बहुत विशेष आवश्यकता है। तो इसीलिए पहले हनुमान मंदिर बनवाइए। इसके बाद उन्होंने देखा कि काम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, पुलिस वाले क्यों नहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा थी। जो वहाँ के मीन्स इंस्पेक्टर थे उन सभी की 1000 थी, और जो उससे नीचे के कर्मचारी सिपाही वगैरह थे उनकी 500 रुपये थी। तो उसको कम करवा दिया इन्होंने, तनख्वाहें कम करवा दिया था। इसके बाद इन्होंने क्या किया, जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया। और उसके लिए क्या किया, बताया कि पुलिस का मानवतावाद, इस अवधारणा में पुलिस वालों का विश्वास जगाया। इसके बाद है नकली चश्मदीद गवाह बनाना सिखाया। तो इस प्रकार से आपका विकल्प हो जाता है ए सही, ए विकल्प लॉक कर दीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है ए के रूप में और दूसरा उसका कारण है। तो देखिए यहाँ पर एक कथन है और एक उसका कारण है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो इसका प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से आंसर देना है। कथन है, अंग्रेजों ने पुरानी आर्थिक संरचना को बदला और ज़मीन का नया बंदोबस्त किया। नए बंदोबस्त के कारण ज़मीन को क्रय विक्रय करने की छूट मिल गई। तो इन्होंने बताया कि पुरानी आर्थिक संरचना को बदल दिया है। अभिकथन ए है। इसके बाद कारण है, बदलती हुई परिस्थितियों में बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध करना आरंभ कर दिया। कि बदलती हुई परिस्थिति से बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध का प्रदर्शन करना आरंभ कर दिया। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है दोनों सही है, पर इसकी व्याख्या नहीं है। सही व्याख्या नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, क्रय विक्रय करने की, ज़मीन की उस पर लगाम लगाया था। और व्याख्या किसका है? व्याख्या है उनके अत्याचारों का विरोध, और किसके माध्यम से? समाचार पत्रों के माध्यम से करना स्टार्ट कर दिया। तो कथन तो दोनों सही हैं, कारण भी सही है, कथन भी सही है, लेकिन जो कथन दिया गया उसकी सही व्याख्या नहीं है, उसकी व्याख्या नहीं है। इसके बाद है प्रश्न 25वां, परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उद्धरण है, यह किस लेखक का है? परिंदे कहानी जब आप पढ़ेंगे तो उसके प्रारंभ में ही अंग्रेजी भाषा के एक लेखक का उद्धरण दिया गया है, उनका नाम है कैथरीन मैन्सफील्ड। कैथरीन मैन्सफील्ड का उद्धरण दिया गया है। आगे है, डॉक्टर तुलसीराम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो डॉक्टर तुलसीराम, इनकी जो आत्मकथा है वो मुर्दहिया नाम से आपके सिलेबस में लगी है। तो मुर्दहिया में आप देखेंगे कि इनका जो ननिहाल है वो कहाँ है, शायद ननिहाल इनका तरवा रहता है। तो वहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था तेज बहादुर सिंह ने। तेज बहादुर सिंह ने। इसके बाद प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो क्या है? दुर्लभ बंधु, पथिक, आदर्श हिंदू, इतिहास, तिमिरनाशक, चंद्रकांता संतति। तो दुर्लभ बंधु, पथिक, आदर्श हिंदू, इतिहास, तिमिरनाशक और चंद्रकांता संतति। इसका विकल्प है सबसे पहले है इतिहास का तिमिरनाशक, इसके बाद है दुर्लभ बंधु, इसके बाद है चंद्रकांता संतति, आदर्श हिंदू और पथिक। आंसर आपका बी हो जाता है करेक्ट। अगला प्रश्न है, इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। ये किस निबंध में है और किस शीर्षक से लिया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है, और इस निबंध को बहुत अच्छे से इसी चैनल पर कराया गया है। तो आप देखेंगे ये निबंध है
सरदारपुर सिंह का निबंध है मजदूर की मजदूरी, और इसमें देखेंगे आप हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले, बाग का माली, जिल्दसाज, इन सब के विषय में बात की गई है, जिसमें से ये शीर्षक है कि इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित रहता है। भेड़ चराने वाले के विषय में कहा गया है, क्योंकि जो भेड़ चराने वाले हैं इनका अपना आशियाना एकदम फिक्स नहीं होता, ये यहाँ वहाँ भेड़ चराते रहते हैं, इसीलिए इनके जीवन के बारे में कहा गया है कि इनकी बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन के सुगंध से सुगंधित जीवन है। भारतीय नवजागरण के संबंध में उपयुक्त कथन कौन सा है? इस निबंध का नाम है मजदूरी और प्रेम। अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध का नाम है मजदूरी और प्रेम। उसका शीर्षक है मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, हल चलाने वाले का जीवन, भेड़ चराने वाले का जीवन। इस प्रकार से वो 8 शीर्षकों में विभक्त है। आगे आप प्रश्न देख रहे हैं, भारतीय नवजागरण के संबंध में उपयुक्त कथन है, तो उपयुक्त कथन कौन सा है? नवजागरण का जमाना सभ्यताओं की टकराहट का ना होकर सभ्यताओं के आत्मनिरीक्षण का था। इसके बाद है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्त्री अधिकार आंदोलनों की निंदा की है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। इसके बाद प्रश्न है, औपनिवेशिक माहौल में भारत का नवजागरण बुद्धिवादी जागरूकता के अलावा राष्ट्रीय आत्म पहचान का संघर्ष भी था। अगला है, स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदुओं की मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे। 5वां नंबर, भारतीय नवजागरण के जनक राजा राम मोहन राय को जीवन में आरंभिक काल में रूढ़िवादियों के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा कथन इसमें गलत है। आप देखेंगे ये आपके यूनिट 4 का प्रश्न है, तो यूनिट 4 भी आपको छोड़ के नहीं जाना है, बहुत अच्छे से उसको भी करना है। तो इसमें आप देखेंगे पहला जो है कि नवजागरण का जमाना सभ्यताओं की टकराहट का ना होकर सभ्यताओं के आत्मनिरीक्षण का था। बिल्कुल, नवजागरण का मतलब ही यही हुआ कि जो पुरानी सभ्यता है, जो पुराने तौर तरीके हैं, उसे छोड़ रहे हैं लोग और नई चीज़ों को अपना रहे हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सभ्यताओं की आत्मनिरीक्षण का था। बिल्कुल सही है। इसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्त्री के अधिकारों के आंदोलन की निंदा की है, तो बिल्कुल गलत है। इसके बाद है, औपनिवेशिक माहौल में भारत का नवजागरण बुद्धिवादी जागरूकता के अलावा राष्ट्रीय आत्म पहचान का संघर्ष भी था। बिल्कुल सही। इसके बाद है आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदुओं की मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे, तो गलत है ये। इसके बाद है, भारतीय नवजागरण के जनक राजा राम मोहन राय को जीवन के आरंभिक काल में रूढ़िवादियों के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था। बिल्कुल सही। इसके बाद इन्होंने इसके खिलाफ बहुत आवाज़ उठाया, तो आंसर हो गया 1, 3, 5। आगे है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथकार कवि हैं, तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथकार कवि कौन कौन से हैं? इसमें आप देखेंगे रीति ग्रंथकार कवियों के अंदर इन्होंने लगभग 57 कवियों को लिया है, तो इसमें से कौन कवि हैं ये आपको बताना है कि कौन कौन से कवि रीति ग्रंथ काल के अंतर्गत आते हैं। पहले हैं कुलपति मिश्र, बेनी बंदीजन, बख्शी हंसराज, गुमान मिश्र और ग्वाल कवि। तो इसमें से आप आंसर कीजिए। तो रीति ग्रंथ को फॉलो करने वाले वो हैं कुलपति मिश्र, इसके बाद है बेनी बंदीजन और इसके बाद है ग्वाल कवि। तो ये 3 लोग हैं जो रीति ग्रंथकार कवियों के अंतर्गत आते हैं। रीति ग्रंथकार आपको पता है रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल को 3 भागों में विभक्त किया है। सबसे पहले है रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। ये 3 जो है भागों में इन्हें बांटा है रीति काल के कवियों को, तो जिसमें से रीति ग्रंथकार के कवि हैं कुलपति, बेनी बंदीजन और ग्वाल कवि, यानी आपका आंसर ए सही। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से आविकारी शब्द पूछा जा रहा है कि कौन सा आविकारी शब्द है? संज्ञा, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण, इसके विषय में पूछा जा रहा है कि कौन कौन सा आविकारी है। तो आपको पता है आविकारी जो हैं
वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चारों आविकारी हैं, विकारी हैं, और आगे के चारों वो विकारी हैं। तो इसमें से आविकारी को शब्द है, ये चारों विकारी हैं, यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चारों विकारी शब्द हैं। आविकारी जो है वो क्रिया, विशेषण, वो आगे इसके सारे वो चारों आविकारी हैं। तो क्रिया विशेषण आपका आविकारी हो जाता है। इसके बाद है बहिष्कृत भारत पत्र का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ। बहिष्कृत भारत पत्र का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ, इसके विषय में आप बताएंगे। तो ये किससे संबंधित है ये भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। इसका समय है 1927। अगला प्रश्न है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के आधार पर दिए गए विवरणों में आयु को छोटे से बड़े क्रम में संयोजित करें। आयु को छोटे से बड़े क्रम में संयोजित करने की बात कहा जा रहा है। जरा और जीर्णता की आगमनी का समाचार काल तुरंत दूर से ही हिना कर दे जाता है। इसके बाद है डाट से ज़्यादा असभ्यता, अश्लीलता है, अनैतिकता है। तीसरा है जीवन के सम्मुख फण उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है। और चौथा है डाट इसमें जीर्णता और जर्जरता नहीं है, यह जरा और वृद्धत्व का प्रतीक नहीं। पांचवा है तब से व्यवस्था के पुतली घर की नियंत्र कन्याओं से माफ़ी मांगकर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मंच से बाहर आ जाऊंगा। तो इस प्रकार से आपको इसमें बताना है कि कौन सा मीन्स कौन सा कथन पहले आया है आयु के अनुसार छोटे से बड़े क्रम में, कि कब जो है जरा और जीर्णता का समय आता है, कब जीवन के सम्मुख फण उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है, जीर्णता और जर्जरता कब नहीं है, यह वृद्धत्व का प्रतीक नहीं है कब, तब से व्यवस्था के पुतली घर की इन कन्याओं से माफ़ी मांगकर उत्तर पुरुष ने क्या किया है, इसके विषय में आपको बताना है। तो इसका जो इसे जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि जीवन के सम्मुख फण उठाए कब 25 के बाद का समय है, और जरा और जीर्णता ये जो है 40 के बाद चरम बुढ़ापा मान लिया जाता है। तो ऐसे जब आप इसको निबंध को पढ़ेंगे अच्छे से तभी आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। तो इसका आंसर हम बता देते हैं कि इसका आंसर कौन सा है। इसका आंसर है सी। इसे आप क्रम से लगाइएगा। तो इसमें है सबसे पहले जीवन के सम्मुख फण उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है। इसके बाद है इसमें जीर्णता और जर्जरता नहीं है, यह जरा वृद्धत्व का प्रतीक नहीं है। और इसके बाद है दूसरा है कि डाट से ज़्यादा सभ्यता, अश्लीलता है, अनैतिकता है, यानी 40 के बाद जीना, इसके विषय में बताते हैं लेखक कि जीना ही असभ्यता, अश्लीलता, अनैतिकता है। और इसके बाद है कि डाट जरा और जीर्णता की आगमनी का समाचार काल तुरंत दूर से ही हिनना कर दे जाता है। और इसके बाद है तब से व्यवस्था के पुतली घर की इन यंत्र कन्याओं से माफ़ी मांगकर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मंच से बाहर आ जाऊंगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। इसके बाद है नीचे दिए गए कथन जो हैं उसमें आपको बताना है। पहला कथन है झूठा सच, तमस और जिंदगी नामा आदि उपन्यासों में अनेक पात्र पंजाबी पृष्ठभूमि के हैं, इसीलिए इन उपन्यासों में हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त कहीं कहीं पंजाबी के भी संवाद उपयोग में लाए गए हैं। दूसरा है आपका बंटी के अनुसार बंटी का पूरा नाम अरूप बत्रा है। तो ये कथन आपको बताना है कि ये कौन सा, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ये एक ही सही है, ये आप बताएंगे। तो आप देखेंगे कि जो झूठा सच है यशपाल ने लिखा है, जिसे वो भारत के विभाजन पर आधारित है। लाहौर की कथा है, तो लाहौर के आसपास पंजाबी भाषाएं चलती थी, तो दोनों भाषाओं में संवाद आपको मिल जाएंगे, हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त पंजाबी के भी संवाद मिल जाएंगे। इसका मतलब इसका कथन ए सही है। और आपका बंटी में बंटी का नाम अरूप बत्रा है। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से भारतेंदु के निबंध कौन से हैं? तो भारतेंदु के निबंध कौन से हैं? वैश्वता और भारतवर्ष, देशोन्नति, लेवी प्राण लेवी, और इसके बाद है सुशिक्षितों का कर्तव्य, और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो आपके सिलेबस में ही लगा है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। इसके अलावा वैश्वता और भारतवर्ष और लेवी प्राण लेवी, तो 1, 3, 5। आंसर आपका हो गया सी सही, 1, 3, 5। इसके बाद है भारत दुर्दशा नाटक में निम्न पात्रों के मंच पर आने का सही क्रम क्या है। तो भारत दुर्दशा नाटकों में निम्न पात्रों के मंच पर आने का सही क्रम क्या है। तो कब कब कौन कौन से अंक में कौन आता है, इसे भी आप अच्छे से याद रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इस बार के प्रश्न में यही प्रश्न पूछ लिया जाए कि इनके मंच पर आने का आप अंक बताइए, किस अंक में कौन आता है। तो भारत दुर्दशा नाटक में सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आता है आलस्य। आलस्य, भारत दुर्देव, रोग, मदिरा, भारत, इन पांचों में सबसे पहले आता है भारत। जब आप देखेंगे तो योगी जो है गीत गाता है, इसके बाद आता है भारत। भारत के बाद कौन आता है? भारत के बाद आता है भारत दुर्देव। इसके बाद आता है भारत दुर्देव नहीं, इसके बाद रोग आता है। नहीं, भारत दुर्देव पहले ये आता है, और फिर इसके बाद ये आता है, और तीसरे नंबर पर रोग आता है, चौथे नंबर पर आलस्य आता है, और पांचवें नंबर पर मदिरा, यानी मदिरा सबसे लास्ट में आती है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही। स्वनिम के संबंध में उपयुक्त कथन है। स्वनिम के संबंध में उपयुक्त कथन है, तो स्वनिम भी आप अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि व्याकरण से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो स्वनिम के संबंध, तो पहला है इसमें वाक्य में शब्दों के संबंध निर्धारित करते हैं। स्वनिम में उपयुक्त कथन आपको बताना है कि वाक्य में शब्दों के संबंध निर्धारित करते हैं स्वनिम, कि इसका संबंध मौखिक भाषा से है या फिर सार्थकता की दृष्टि से शब्द लघुत्तम इकाई है, यह उच्चरित भाषा की लघुत्तम इकाई है, और इसके बाद है इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक है। तो स्वनिम किस लिए उपयोगी होता है ये आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि स्वनिम जो है उसका संबंध मौखिक रूप से है, बिल्कुल सही है, और सार्थकता की दृष्टि से शब्द की सबसे लघुत्तम इकाई नहीं, शब्द की सबसे लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि है। यह उच्चरित भाषा की लघुत्तम इकाई है, बिल्कुल सही है, उच्चरित भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई है स्वनिम। इसके बाद है इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक है, एकदम सही। तो आप देखेंगे आंसर है आपका 2, 4, 5, तो आंसर सी हो जाता है। यहाँ पर आप लिख लीजिए 5, 2, 4, 5। इसके बाद है शरत के संबंध में उपयुक्त कथन पूछा गया है, और ये कहाँ से है? ये है आवारा मसीहा से, कि शरत बचपन में डरपोक स्वभाव के थे, कि गृहस्थी से शरत का कभी लगाव नहीं रहा, शरत बाबू की रचनाओं पर विराज बहू और विजय नाटक का रूपांतरण हुआ, अपने भाई की समाधि शरत ने घर के पास नदी के तट पर बनवाई थी, शरत ने कोई वसीयतनामा नहीं लिखा था। इसे तो आप जब भूमिका पढ़ेंगे तो वहीं आपको मिल जाएगा। तो आप देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन में कि सबसे उपयुक्त कथन पूछा जा रहा है इसके विषय में। तो इसमें देखेंगे शरत बचपन से डरपोक स्वभाव के थे, बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे जब आवारा मसीहा पढ़ेंगे तो शरत के विषय में कितनी बढ़िया बढ़िया बातें लिखी गई हैं कि वो बचपन से ही निडर स्वभाव के थे, और जो उन्हें करने के लिए मना किया जाता था अधिकतर वो वही काम करते थे। तो इसलिए ये डरपोक स्वभाव के तो बिल्कुल नहीं थे, इसलिए ये इनके संबंध में गलत कथन हो गया। और इसके बाद है शरत का गृहस्थी से कभी लगाव नहीं रहा, तो इनका गृहस्थी से वाकई इनका जो है बहुत ज़्यादा लगाव नहीं हो पाता था।
अगला है शरद बाबू की रचनाओं पर विराज बहुर विजय नाटक का रूपांतरण हुआ है। तो बिल्कुल सही है, इनके नाटकों का, इनके रचनाओं पर नाट्य रूपांतरण हुआ है। इसके बाद है अपने भाई की समाधि शरत ने घर के पास नदी पर बनवाई थी। तो ये भी सही है। और शरत ने कोई वसीयतनामा नहीं लिखा था, ये आपको भूमिका में मिल जाएगा। तो शरत ने वसीयतनामा लिखा था अपना हिरणमयी देवी के नाम, अपनी पत्नी के नाम। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया, इसमें 2 ही विकल्प दिया गया है। तो इसके बाद आप विकल्प लिख लीजिए तीसरा, जो कि आपका सही विकल्प है सी, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है किस रचना के एक पात्र की जबान पर उठते बैठते निम्नलिखित दोहा रहता था? पुरुष सिंह जो उद्यमी, लक्ष्मी ताकर चेरी, भाग्य भरोसे जे रहे, कुपुरुष भाषण टेर। तो ये जो है किस पात्र की रचना पर उठते बैठते रहता था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है प्रेमचंद घर में है, आवारा मसीहा, क्या भूलूं क्या याद करूं और मुर्दहिया। तो किस रचना के पात्र एक पात्र के जुबान पर हमेशा रहता था? तो इसे आप बताएंगे। ये है आंसर सी, हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं। इसके अलावा ये सभी ऑप्शन आपके गलत हैं। अब 40वां नंबर का प्रश्न है संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के बारे में उपयुक्त बातें कौन सी हैं? तो संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के विषय में कौन कौन सी बातें दी गई हैं? गीता रहस्य में तिलक जी ने सुस्पष्ट घोषणा की कि गीता का उद्देश्य निवृत्ति नहीं प्रवृत्ति का प्रतिपादन है। दूसरा, क्रमण गृहस्थ को योगी सन्यासी भक्त के समकक्ष नहीं माना जा सकता। तीसरा, तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता निर्भीकता सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश थे। चौथा है गीता का मार्ग संन्यास का मार्ग है, संसार त्याग और कर्मन्यास का मार्ग है। पांचवा है तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता में है। तो इस प्रकार से आपको आंसर करना है। आंसर इसका है, जो सही आंसर है वो है गीता रहस्य में तिलक जी ने सुस्पष्ट घोषणा की कि गीता का उद्देश्य निवृत्ति नहीं प्रवृत्ति का प्रतिपादन है, बिल्कुल सही है। और कर्मठ गृहस्थ को योगी सन्यासी और भक्त के समकक्ष नहीं माना जाता, ये गलत है। तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश थे, तो बिल्कुल सही है। गीता का मार्ग संन्यास का मार्ग है, संसार त्याग और कर्म न्यास का मार्ग है, गलत है। तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता में कर्म है, बिल्कुल सही है। तो आप देखेंगे कि आप इसे थोड़ा सा दिमाग लगाकर पढ़ेंगे तब भी आप कर लेंगे। इसके बाद है स्मृति आख्यान संस्मरण की पुस्तक है, यानी आपकी संस्मरण की पुस्तक कौन कौन सी है? नंगा तलाई का गांव, लौट आओ धार, मुखड़ा क्या देखे। इसके बाद है याद हो कि ना याद हो, गोलमेज। तो इसमें से इन 5 ऑप्शनों में से कौन सा है आपका सही ऑप्शन, ये आप बताइए। नंगा तलाई का गांव, मुखड़ा क्या देखे, लौट आओ धार, और इसके बाद याद हो कि ना याद हो और गोलमेज। तो ये आपको बताना है सही आंसर इसमें से कौन सा है, कि संस्मरण कौन सा है। तो इसमें देखेंगे आप संस्मरण है मुखड़ा क्या देखें, और याद हो कि ना याद हो और गोलमेज। आपका नंगा तलाई का गांव, और इसके बाद लौट आओ धार, और इसके बाद है याद हो कि ना याद हो। ये 3 आपके संस्मरण हैं। और किसके संस्मरण है ये आप हमें कमेंट करके बताएं। इसके बाद है क्वेश्चन, एक रूप हिंदी तुरुक दूजी दशा न कोय, मन की दुविधा मान कर भये एक से दोए। ये किसका है ये आप बताएंगे। नरोत्तम दास, वली दक्कनी, नवल दास, बनारसी दास। तो इसमें सही उत्तर है बनारसी दास। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो काव्य की पंक्तियाँ दी गई हैं और पुस्तकें दिए गए हैं। तो इसमें से आपको देखना है काव्य की पंक्तियाँ और पुस्तकें।
पंक्ति है उठ गए आज बापू हमारे, झुक गया आज झंडा हमारा। ये कहाँ से है? संस्कृति के 4 अध्याय, आवारा मसीहा, क्या भूलूं कि याद करूं या मुर्दहिया। इसके बाद है सोने की थारी में जेवना परोसो रामा, जेवना न खाए हमार, आगे पता नहीं क्या है। इसके बाद है तुलसी गंग दो भय, सुखबिन को सरदार, तिनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। चौथा है जीवन मंथन से निकला विष, वह जो तुमने पान किया और अमृत हो बाहर आया, उसे जगत को दान किया। तो ये आपका प्रश्न है। इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है, तो सही विकल्प आप यहाँ से चयन कर सकते हैं। तो इसमें है उठ गए आज बापू हमारे, झुक गया झंडा, इसका है क्या भूलूं के याद करूं। और इसके बाद है सोने की थारी में जेवना परोस्यो रामा, ये है मुर्दहिया का, यानी मुर्दहिया के सामने आप भी लिख लीजिए। इसके बाद है तुलसी गंग दो भय, सुखबिन के सरदार, तिनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। ये है संस्कृति के 4 अध्याय से। जीवन मंथन से निकला विष, वह जो तुमने पान किया और अमृत हो बाहर आया, उसे जगत को दान दिया। ये है आवारा मसीहा से। तो इस प्रकार आप इसे क्रम से लगा लीजिए। इसके बाद प्रश्न है किस स्थान के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे। तो नख आ गया, तो यहाँ आपके लिए बहुत आसानी हो गई। दक्षिणायत के लोग, उज्जैनी, गौड़ देश के लोग और स्थानीश्वर। तो इसमें से कौन सा सही विकल्प है, ये आप हमें बताइए कि किस स्थान के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे। तो कहाँ के लोग पसंद करते थे बड़े बड़े नखों को? गौड़ देश के लोग। और दक्षिणायत के लोग कैसे पसंद करते थे? छोटे नखों को। गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे, दक्षिणायत के लोग छोटे नख। इन्हीं दोनों लोगों के विषय में दिया गया। और ये जो निबंध है जहाँ से ये लिया गया है वो निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है विज्ञान और कविता। विज्ञान और कविता, साइंस एंड पोइट्री पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपका आ गया पाश्चात्य काव्यशास्त्र से काव्यशास्त्री और रचनाओं के नाम, उनके ग्रंथों के नाम आ गया कि विज्ञान और कविता पुस्तक के रचयिता कौन है? आई.ए. रिचर्ड्स, मैथ्यू आर्नल्ड, टी.एस. इलियट, रेमंड विलियमसन। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ये है आई.ए. रिचर्ड्स का ग्रंथ है। इसके बाद है अरे यायावर रहेगा याद में, माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी को पता होगा कि कहाँ स्थित है, आसाम में। अगला है प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग एक ही छंद में रचा गया छंद है। तो कौन सा छंद है? आप सभी को पता होगा, दुत्र विलंबित छंद है। और इसी में आपका पहला विसर्ग, दूसरा विसर्ग और तीसरा विसर्ग मिल जाएगा, दुत्र विलंबित। इसके बाद है आपका पूछा जा रहा प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विवेकानंद के हैं। तो विवेकानंद के कथन आपको बताना है। तो आपसे पूछा जा रहा कि मजबूत बनो, कायर बनो और लिबलिबे ना बने रहो, साहसी बनो, कायरों की ज़रूरत नहीं। समूचा संसार जब तक एक साथ आगे कदम नहीं बढ़ाता तब तक कोई प्रगति संभव नहीं। शिक्षा से उत्पन्न जनता को ब्रिटिश शासन का सम्मान करना सिखाएगा और उनमें एक हद तक इस शासन के प्रति अपनत्व की भावना भी पैदा करेगा। मानव हृदय से मैं संगीन की नोक के बूते बुराई को हटाने में यकीन नहीं करता। समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति, शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। ये किसके हैं ये आपको बताना है, विवेकानंद का है। तो इसमें से कौन सा कथन उनका है ये आपको बताना है। तो इसमें से आंसर है किनका है? पहला यानी मजबूत बनो, कायर और लिबलिबे ना रहो, साहसी बनो, कायरों की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है
समूचा संसार एक साथ आगे कदम नहीं जब तक बढ़ाता तब तक कोई प्रगति संभव नहीं है। और इसके बाद है समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति, शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलना चाहिए, विवेकानंद जी के कथन है। इसके बाद है निम्नलिखित नाटकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम से लगाना है। तो कौन कौन सा नाटक है? राज्यश्री, चरणदास चोर, भारत सौभाग्य, बटोही और पहला राजा। तो इसका सही ऑप्शन है, आप सभी बताइए कि कौन सा सही ऑप्शन है। नाटक है राज्यश्री, चरणदास चोर, भारत सौभाग्य, बटोही और पहला राजा। तो इसमें से आपका आंसर है 49 का डी। तो पहले कौन है? पहले है भारत सौभाग्य, दूसरा है राज्यश्री, तीसरा है पहला राजा, चौथा है चरणदास चोर और पांचवा है बटोही। तो इस प्रकार से क्रम से आप लगा लीजिए। अगला प्रश्न है पूर्ण क्लासिक कृति वह है जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित है। पूर्ण क्लासिक कृति वह है जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित है। ये किसका कथन है, ये आपको बताना है। रिचर्ड्स का, इलियट का, क्रोचे का, मैथ्यू आर्नल्ड का। तो ये किसका कथन है? इलियट का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने के लिए पूछा गया है। इसमें कवि दिया गया और इसके अध्येता। विद्यापति, बच्चन सिंह, बिहारी, घनानंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सूरदास, इमरे बंधा, शिव प्रसाद सिंह। तो ये आपके बारे में पूछा गया है कि इसमें कवि और अध्येता के विषय में मिलान करना है। तो मिलान आपका हो गया होगा। इसका सही विकल्प है विद्यापति। किसने लिखा? शिव प्रसाद सिंह। बच्चन सिंह ने हजारी प्रसाद। और सूरदास किसने लिखा है? विद्यापति, शिव प्रसाद। इसके बाद सूरदास, हजारी प्रसाद। सूरदास को लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसके बाद है बिहारी। बिहारी ने लिखा है, बिहारी के बारे में बच्चन सिंह ने, और घनानंद के विषय में इमरे बंधा। तो ये यहाँ पर आ गया है, ये गलती से, मीन्स इसका सही सेटिंग नहीं है। इसे आप अच्छे से देख के अच्छे से कर लीजिएगा। थोड़ा मिलान वाले प्रश्नों को सेट करने में मुश्किल होती है। इसके बाद है मुझे अपने कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। ये किसकी कविता है? किस कविता में ये वर्णित है? कविता तो आपको पता चल गया होगा, धूमिल का है, लेकिन ये किस में वर्णित है ये आपको बताना है। तो ये नक्सलवाड़ी कविता से संबंधित है। अगला प्रश्न है पुनः सूची मिलान कहा गया। ये बड़ा मुश्किल प्रश्न आ जाता है। आयु और ऋतुओं का संबंध किससे है? माता, मातृभूमि और जन्मभूमि प्रेम कल्याण का रूप रहा है। नई पीढ़ी के प्रति पुरानी पीढ़ी की चिंता। तो ये इसमें आपको बताना, उठ जाग मुसाफिर, मेरे राम का मुकुट भीग रहा, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास और शिवमूर्ति। इसमें आपके ये सभी पाठ्यक्रम में लगे हुए निबंध हैं। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि आयु और ऋतु का संबंध जो है वो उत्तरा फाल्गुनी से है। माता, मातृभूमि और जन्मभूमि का प्रेम किससे रहा है? उठ जाग मुसाफिर से। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। यही है। कल्याण का रूप रहा है कहाँ? शिवमूर्ति में। और इसके बाद पुरानी पीढ़ी की चिंता, मेरे राम का मुकुट भीग रहा। तो आप इस प्रकार से समझ गए होंगे कि कौन सा कथन कहाँ से लिया गया। अगला प्रश्न है
किस विद्वान ने 20वीं सदी में भारतीय काव्यशास्त्र संबंधी कोई पुस्तक नहीं लिखी है? भोला शंकर व्यास, रामचंद्र शुक्ल, राममूर्ति त्रिपाठी, रामविलास शर्मा। तो किसने भारतीय काव्यशास्त्र संबंधी कोई पुस्तक नहीं लिखी है? तो आप देखेंगे राममूर्ति त्रिपाठी ने लिखी है, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, भोला शंकर व्यास ने भी लिखा है, रामविलास शर्मा ने नहीं लिखा। काव्यशास्त्र के विषय में इनके आलोचना ग्रंथ तो बहुत हैं, पर इन्होंने काव्यशास्त्र संबंधी नहीं लिखा। इसके बाद है प्रश्न, आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है? अनुस्वार, अनुनासिक, रंगड़ी, संगिनी। इसमें पतंजलि का उल्लेख करने वाला पात्र है संगिनी। अगला प्रश्न है, सत्य कथन है इसमें भरत ने नाट्यशास्त्र के 16वें अध्याय में अलंकारों का निरूपण किया है। उद्भट, जयदेव और प्रतिहारेंद्रराज अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं। काव्यादर्श के दूसरे और तीसरे परिच्छेद में अलंकार निरूपण है। काव्य अलंकार में 6 परिच्छेद हैं। काव्य अलंकार सार संग्रह रुद्रट का ग्रंथ है। तो इसमें से आपको सही कथन बताना है। तो सही कथन कौन कौन सा है ये आपको बताना है, तो ये आप बताइए। तो इसमें से आंसर जो है वो भरत ने नाट्यशास्त्र के 16वें अध्याय में अलंकारों का निरूपण किया है, बिल्कुल सही है। उद्भट, जयदेव प्रतिहारेंद्रराज अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं, ये भी सही है। काव्यादर्श के दूसरे और तीसरे परिच्छेदों में अलंकार निरूपण है। काव्य अलंकार में 6 परिच्छेद हैं, ये चारों कथन सही है। क्या काव्य अलंकार सार संग्रह रुद्रट का ग्रंथ नहीं है? तो ये किसका ग्रंथ है ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों सही है। इसके बाद है प्रश्न, पाश्चात्य काव्य चिंतकों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनके जन्म वर्ष के विषय में आ गया कि मैथ्यू ए रिचर्ड्स का समय कब है, मैथ्यू आर्नाल्ड का समय कब है, कॉलरिज का, वर्ड्सवर्थ का और इलियट का। तो इतने लोगों का समय पूछा गया है, तो इनका समय आपको बताना है। ये जो है इसका वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए कि इनका समय कब कब है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इस समय प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका समय इनको जो है क्रम से जब आप लगाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी सबसे पहले वर्ड्सवर्थ, इसके बाद कॉलरिज, सबसे पहले वर्ड्सवर्थ, इसके बाद कॉलरिज, इसके बाद है मैथ्यू आर्नाल्ड, इसके बाद आई रिचर्ड्स के बाद इलियट सबसे लास्ट में है। मैथ्यू आर्नाल्ड सबसे बाद में है, चौथे नंबर पे इलियट है। सूची मिलाने के लिए फिर से आ गया। तो देश का धन पूछा जा रहा है। देश का धन, गुलामगिरी, स्त्री पुरुष तुलना, गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक, ताराबाई शिंदे, राधा मोहन गोकुल, ज्योतिबा फूले। तो इस प्रश्न का आपको आंसर देना है। इसमें है सबसे पहले देश का धन, राधा मोहन, इसके बाद है गुलामगिरी ज्योतिबा फूले से रिलेटेड, स्त्री पुरुष की तुलना, ताराबाई शिंदे, गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक। इसमें से आप 2 ही अगर ध्यान रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य और ताराबाई शिंदे, स्त्री पुरुष तुलना, बस। इसके अलावा आप देखेंगे तो लगभग मिल जाएगा आपको विकल्प। आगे है प्रश्न, लाल पान की बेगम कहानी में स्त्री पात्र कौन सी हैं? तो लाल पान की बेगम में स्त्री पात्र कौन कौन सी हैं ये आपको बताना है। तो सुहासी, चंपिया, ज्योतिया, मखनी फुआ, सुनरी। तो यहाँ आप देखेंगे सिर्फ 3 लोग हैं, चंपिया, मखनी फुआ और सुनरी। ये तीनों पात्र कहाँ से रिलेटेड है? लाल पान की बेगम। क्वेश्चन नंबर 60,
नाटकों में गीतों के प्रयोग के बारे में सत्य कथन है। नाटकों में गीतों के प्रयोग के बारे में सत्य कथन है। तो पहला है, अंधेर नगरी में कबाब वाला, नारंगी वाला, कुजड़ीन, हलवाई और ब्राह्मण गीत गाकर अपनी बात कहते हैं। तो अगर आपने नाटक को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसमें कौन कौन गीत गाता है। इसके बाद है दोहा छंद का प्रयोग। दोहा छंद का प्रयोग अंधेर नगरी और बकरी नाटकों में किया गया है। नेक्स्ट है, महाभोज, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन में कोई भी पात्र गीत नहीं गाता। और चौथा है, स्कंदगुप्त में आह वेदना मिली बिताई गीत देवसेना गाती है। पांचवा है, भारत दुर्दशा में किताब खाने वाले दृश्य में 6 सभ्य लोग मिलकर एक गीत गाते हैं। तो ये जो है आपका ऑप्शन, आप अपने हिसाब से बताइए कि इसमें से कौन सा सही है, क्योंकि कथनों को जब आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रश्न जो है वो सही है। तो इसमें से आप देखेंगे कि दोहा छंदों का प्रयोग अंधेर नगरी के बकरी नाटक में और अंधेर नगरी में किया गया है। इसके बाद है महाभोज और आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन नाटक में कोई भी पात्र गीत नहीं गाता है। अगला है, स्कंदगुप्त नाटक में आह वेदना मिली विदाई गीत देवसेना गाती है। तो ये 3 ऑप्शन आपके सही हैं, 2, 3 और 4। इसके बाद है, मिलान करने के लिए सूची का दिया गया है। ये भारतीय काव्य शास्त्री हैं और इनके ग्रंथ हैं। तो इसमें से आपको भारतीय काव्य शास्त्री और उनके ग्रंथों को मिलान करने के संदर्भ में दिया गया है। तो आपको इसको बताना है कि सबसे पहले है भानुदत्त। भानुदत्त, रामचंद्र गुरचरण, शारदा तनय, महिम भट्ट और सामने इनके रचना है भाव प्रकाशन, व्यक्ति विवेक, नाट्य दर्पण और रसमंजरी। तो यहाँ से आपको बताना है, कल ही मैंने भारतीय काव्य शास्त्र के काव्य शास्त्रियों का कालक्रम और उनसे रिलेटेड रचना ग्रंथों का नाम बताया है। तो इसके आधार पर आपको बताना है कि भानुदत्त को कौन सा जो है वो रचना है। भानुदत्त का है रसमंजरी और रामचंद्र गुरचंद्र का है रामचंद्र गुरचंद्र का है क्या, नाट्य दर्पण। और इसके बाद शारदा तनय का है भाव प्रकाशन और महिम भट्ट का है व्यक्ति विवेक। महिम भट्ट व्यक्ति विवेक, महिमा किसकी रहती है, व्यक्ति की रहती है। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया दूसरा, 4, 3, 2, 1, 2। इसके बाद है नागमती वियोग खंड के विषय में नागमती की विरह व्यथा की अभिव्यक्ति जायसी द्वारा रचित किन पंक्तियों में है। तो ये पूछा जाता है कि घरी घरी जीव आओ, घरी घरी जीव जाई, पाहन जरह हो ही सब चूना, और रकत आंसू घुघुची बन बाई, हृदय पैठ बिरह कटनासा, सहस सहस दुख एक एक सांसा। तो इस प्रकार से इसमें पूछा गया है कि नागमती के वियोग खंड में नागमती की विरह कथा की अभिव्यक्ति किन पंक्तियों में है। तो आपको पंक्तियों को बताना है कि किन पंक्तियों में आया है उनके विरह का वर्णन। तो आप देखेंगे कि इसमें रकत आंसू घुघुची बन बाई इसमें है, और इसके बाद है हृदय पैठ बिरहा कटनासा, सहस सहस दुख एक एक सांसा। तो ये 3 में इनके विरह की व्यंजना देखने को मिलती है। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 63, अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं के विवृत रूप का प्रत्यय है। अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं के विवृत रूप का प्रत्यय कौन सा है, यह आप हमें कमेंट करके बताते रहिए। इसका है आंसर ए। इसके बाद कथन है, इस कथन के अनुसार आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला है
वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है। दूसरा है कॉलरिज के अनुसार रम्य कल्पना केवल स्मृति पर निर्भर है, जबकि कल्पना प्रेरणा और अवधारणा आदि अनेक स्रोतों से सामग्री चयन करती है। तो इसमें से आपको दोनों कथनों में से सत्य और असत्य कथन को बताना है। तो इसमें दोनों कथन सत्य है आपके। वर्ड्सवर्थ के अनुसार काव्य जो है वो स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है। कॉलरिज के अनुसार रम्य कल्पना केवल स्मृति पर निर्भर है, जबकि कल्पना प्रेरणा और अवधारणा आदि अनेक स्रोतों से सामग्री चयन करती है। तो दोनों ही सत्य हैं। इसके बाद है रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अपभ्रंश काव्य शीर्षक प्रकरण में निम्न कवियों का उल्लेख किया है। तो कौन कौन से कवियों का उल्लेख किया अपभ्रंश काव्य में? मधुकर कवि, श्रीधर, देवसेन, सोमप्रभ, विद्याधर। इसमें से आपको बताना है कि किन कवियों का उल्लेख इन्होंने किया है। तो किन कवियों का उल्लेख किया है? मधुकर कवि का, देवसेन का, विद्याधर का। इन तीनों का अपभ्रंश काव्य के अंदर इन्होंने प्रयोग किया है। इसके बाद है यानी आंसर ए। प्रश्न 66, ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, सदा सूद ब्याज डेढ़ी सवाही नजर नजराना घूस घास जैसे भी हो गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए। जेहल जाने से सुराज ना मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। ये कथन गोदान उपन्यास में किसका है? ये आप कमेंट करके बताइए। तो ये कथन किसका है? ये कथन जैसे कि आपको पता होगा अगर आपने गोदान पढ़ा होगा, इसमें सबसे विद्रोही प्रवृत्ति किसका है? धनिया का। तो धनिया ये कथन कहती है गोबर भी विद्रोही है, पर गोबर अभी उतना ज़्यादा ऐसी बातें नहीं कह पाता है। इसके बाद है नागार्जुन की कविता कालिदास कविता में निम्न में से किसका उल्लेख हुआ है? किसका उल्लेख हुआ है? विक्रम का, शकुंतला का, अज का, यक्ष का, इंदुमती का। किसका उल्लेख हुआ है ये पूछा जा रहा है। अगर आपने कालिदास कविता पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि किसका किसका उल्लेख उसमें होता है। उसमें होता है, आप देखेंगे अज का उल्लेख किया जाता है, यक्ष का उल्लेख किया जाता है और इंदुमती, यानी 2, 4, 5 डी। आंसर आपका हो जाएगा डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नांकित अनुवादों को उनके हिंदी में पहली बार प्रकाशित होने के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसमें है खड़िया का घेरा, एकांतवासी योगी, श्रांत पथिक, कामदेव का अपना, बसंत ऋतु, सांध्यगी और विश्व प्रपंच। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे सभी बच्चे नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए। तो इसमें प्रथम प्रकाशित वर्ष के अनुसार लगाना है, जिसमें से इसका आंसर है ए। इसके बाद है मिलान करना है पंक्तियों का। तो पंक्तियों का मिलान करना है। क्या पूछा जा रहा है? पंक्ति पूछी जा रही है, उससे संबंधित पुस्तक या कविता। पहली पंक्ति है कि पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। दूसरा है ना कुछ कह सकी अपनी ना उन्हीं की, कुछ मैं सकी भय से, पूछ मैं सकी भय से। इसके बाद है तोड़ दो या क्षितिज में भी देख लूँ उस ओर क्या है। तोड़ दो या क्षितिज में भी देख लूँ उस ओर क्या है। इसके बाद है जी लोगों ने तो बेच दिया ईमान, और आपको बताना है साकेत का है गीत फरोज का है, और इसके बाद रस्म रथी के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद संध गीत। तो पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, ये कहाँ से है? इसे आपको बताना ना कुछ कह सकी अपनी ना उन्हीं की, मैं कुछ पूछ सकी भय से। तोड़ दो या क्षितिज में भी देख लूँ उस ओर क्या है। जी लोगों ने तो बेच दिया ईमान, जैसे कि ये आपको पढ़ के पता चल रहा होगा किसका है? गीत फरोज का। गीत फरोज का है। और तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है, ये कहाँ से है? आप कमेंट करके बताते रहिए।
ये है साकेत से। तोड़ दो या क्षितिज, ये है सांधिगीत से। इस प्रकार से आपका पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद है भक्ति आंदोलन पर कवि ने गंभीरता से विचार किया। इसमें पहला आपका सही ऑप्शन है। इसके बाद है भक्ति आंदोलन पर किस कवि ने गंभीरता से विचार किया है? मुक्तिबोध, राजेश जोशी और रघुवीर सहाय। तो आपको बताना है कि किस कवि ने? मुक्तिबोध ने भक्ति आंदोलन पर गंभीरता से विचार किया। इसके बाद है प्रश्न, अजी हजरत यही चोरी कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। यह संवाद ईदगाह में किसका है? किस बच्चे का है ये संवाद? ये आपको बताना है। महमूद, मोहसिन, नूरी और कौन है? सम्मी। तो इसमें से किसका है ये संवाद? ये संवाद है मोहसिन का। इसके बाद है प्रश्न, मालवी केंद्र है। मालवी केंद्र है, ये आपके यूनिट फर्स्ट का प्रश्न है। यूनिट फर्स्ट का प्रश्न है, तो आपको बताना है मालवी केंद्र है कौन सी भाषा का? जयपुर, इंदौरपुर, जोधपुर, जबलपुर। कहाँ बोली जाती है? इंदौर में। इसके बाद प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध किन दो कंपनियों से था? किन दो कंपनियों से था? रौता कंपनी, जगमोहन कंपनी, मथुरा मोहन कंपनी, जगमोहन कंपनी, सगुन कंपनी, रौता कंपनी और मथुरा मोहन कंपनी, रौता कंपनी। तो आपको पता है आंसर डी। मथुरा मोहन कंपनी में रहती है, बाद में रौता में जाती है, वापस फिर यहाँ से मथुरा मोहन कंपनी में आ जाती है। इसके बाद आप फिर से मिलान करने के लिए देखेंगे प्रश्न को। नामकरण और वर्ण दिया गया है और इसमें आपको मिलान करना है। तो महाप्राणी ध्वनि है खा। खा जो है वो महाप्राण ध्वनि है। अल्प प्राण पहला और तीसरा वर्ड और पांचवा, पहला तीसरा पांचवा। अल्प प्राण है महाप्राण दूसरा और चौथा। और घोष ध्वनि कौन सी है? जा, ला, रा। तो घोष ध्वनि कौन सी है? जा, आघोष, सघोष। इसके बाद पार्श्विक व्यंजन ला। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? और लोरित व्यंजन रा। इस प्रकार से ये आपका व्यंजन हो गया। 75वां प्रश्न है, निम्नांकित नाटकों को हिंदी में उनके प्रथम प्रदर्शन के अर्थ अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। बकरी, महाबली, आगरा बाजार, माधवी, आषाढ़ का एक दिन। इसके आपको प्रथम प्रदर्शन के हिसाब से, प्रकाशन के हिसाब से नहीं, इसका प्रदर्शन के हिसाब से बताना है। तो ये आप बताइए। इसमें से आपका हो जाता है सबसे पहले आगरा बाजार, फिर इसके बाद है आषाढ़ का एक दिन, इसके बाद बकरी, इसके बाद बकरी और बकरी के बाद माधवी, माधवी के बाद महाबली। इस प्रकार से ये आपका क्रम हो गया। क्रम आपका सी। इसके बाद परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रकरणों को जो है पूछा गया है कि विविध जो है जो प्रकरण है उनके शीर्षक क्रम से बताइए कौन कौन सा है। तो इसमें है दुर्जनता, ईश्वर प्रेम, प्रामाणिकता, अदालत, प्रेत भय। तो आप देखेंगे जब आप परीक्षा गुरु उपन्यास को पढ़ेंगे इसमें टोटल 41 प्रकरण हैं और इन प्रकरणों को याद करने के लिए ट्रिक भी आपके इसी चैनल पर उपलब्ध है। इसमें देखेंगे आप दुर्जनता, प्रामाणिकता और अदालत, ये 3 प्रकरण आपके आए हुए हैं। तो दुर्जनता 1, 3 और 4, 1, 3 और 4। इसमें है 3, 4 और 5।
यानी प्रामाणिकता, अदालत और प्रेतभाव, दुर्जनता इसमें नहीं है। इसके बाद है कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गैल, इस वाक्य में सिलहली शब्द का अर्थ है। सिलहली शब्द का क्या अर्थ है ये आप बताइए। सिलहली शब्द का अर्थ है फिसलने लायक, सिलहली फिसलने लायक। सूफी प्रेमाख्यानक नहीं है। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य कौन से नहीं है ये आपको बताना है। श्यामा सगाई, यूसुफ जुलेखा, इंद्रावती और हंस जवाहिर। तो इसमें से कौन सा है? श्यामा सगाई। जो श्याम सगाई है वो आपका सूफी प्रेमाख्यान नहीं है। इसके बाद है आगरा बाजार नाटक का आरंभ किस नज़्म से होता है? कन्हैया का बालपन, बालदेव जी का मेला, आदमी नामा और शहर आसेब कहाँ से होता है? ये होता है शहर आसेब गाते हुए कौन आता है? इसे आप कमेंट में बताते रहिए। कोसी का घटवार कहानी में लक्ष्मा के संदर्भ में आया शब्द काला चरेऊ का अर्थ क्या है? सुहाग चिन्ह, विदिया, करधनी, कंगन। तो इसमें से सही अर्थ हो जाएगा सुहाग चिन्ह, विदिया, करधनी, कंगन। ये गलत है। इसके बाद है सूची मिलान के लिए कृपी, किन्नी, जमुना बहन और कल्याणी पात्रों के नाम आए हैं। और यहाँ आपको बताना है महाभोज, चंद्रगुप्त, आधे अधूरे और एक और द्रोणाचार्य। तो ये आपको बताना है आधे अधूरे, एक और द्रोणाचार्य। इसमें से कौन से पात्र किस रचना से संबंधित है? तो आप देखेंगे जमुना बहन महाभोज से संबंधित है, चंद्रगुप्त, कल्याणी और किन्नी जो है वो आधे अधूरे से, और कृपी जो है वो कहाँ से? एक और द्रोणाचार्य से। तो ये इस प्रकार से आपका ये मिलान हो गया। अगला प्रश्न है आपके भारतीय काव्य शास्त्र से रिलेटेड कि वैदर्भी रीति में ओज गुण प्रकाशक वर्णों की अधिकता होती है। भारत के नाट्य शास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख है। वामन ने रीति के 5 प्रकार माने हैं: वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, शौरसेनी, लाटिया। कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है। भोज ने अवंतिका और मागधी नामक 2 नई वृत्तियों की उद्भावना की है। तो इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो इसमें से सही आंसर है कि इन्होंने भारत के नाट्य शास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख हुआ है और कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है। भोज ने अवंतिका और मागधी नामक 2 नई वृत्तियों की उद्भावना की है। अगला प्रश्न है स्कंदगुप्त के स्त्री पात्र हैं। स्कंदगुप्त के स्त्री पात्र कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। जेता, देवकी, मालिनी, रामा, चंदा। तो इसमें से आपको स्कंदगुप्त में से आपको बताना है पात्र कौन कौन से हैं। इसमें से है देवकी और रामा, और इसके बाद है देवकी, मालिनी और रामा, 3 पात्र हैं। और कौन कौन नहीं है? चंदा, जेता। ये नहीं, चंदा कहाँ है? आपके कहानी की पात्र है। और किस कहानी की? राजा निर्वसिया की। इसके बाद प्रश्न है 84 नंबर का, जिसमें अर्ध समृद्ध स्वर को पूछा गया है। विवृत स्वर, समृद्ध स्वर, ये आपको पता होना चाहिए। अर्ध समृद्ध स्वर को पूछा गया है जिसमें आ, ए, औ, ए, ओ, उ। इनसे प्रश्न पूछा गया। आप इसमें बताइए अर्ध समृद्ध स्वर कौन से हैं। तो अर्ध समृद्ध कौन सा है? सी ऑप्शन, ए, ओ। इसके बाद प्रश्न है रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी कहा है। ये किसके बारे में कहा गया है यह बताइए। रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा। तो आपको पता है रामचंद्र के बारे में इसे अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है। इसके अलावा ये 3 ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं। 86 नंबर प्रश्न है मैला आंचल के अनुसार बावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दिया? बावन की डीह, शहीद स्मारक, भारत माता का थान और
चिथरिया पीर का। तो इस प्रकार से आपको इसमें से बताना है। तो इसमें से कौन सा सही आंसर है? चिथरिया पीर, क्योंकि उनका झोला, वहाँ पर झोले की एक फित्ती लटक गई थी जहाँ पर स्त्रियाँ जो है अपने मन्नत का धागा, अपने मन्नत का वो साड़ी का टुकड़ा बांधने लगी थी, उसी से उसका नाम चिथरिया पीर पड़ गया। इसके बाद 2 कथन दिया गया है, इसमें आपको सत्य असत्य बताना है। कथन पूछा जा रहा है कि रोज उर्फ गैंग्रीन कहानी के अनुसार मालती के पति का नाम विश्वेश्वर है और वे एक छोटे से रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर हैं। तो आपको पता है बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो जो मालती है उसके पति क्या हैं? डॉक्टर हैं। तो उसके पति डॉक्टर हैं, यहाँ स्टेशन मास्टर कर दिया गया। दूसरा है चीफ की दावत कहानी में चीफ के आग्रह पर माँ ने एक पुराना टप्पा 2 पत्तर अनारा सुनाया। तो इसमें से ये सही है। जब चीफ ने आग्रह किया तो उन्होंने ये गाना सुनाया। तो इसका मतलब पहला सत्य है लेकिन दूसरा सत्य है। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इसके बाद है निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आर्य समाज का स्थापना वर्ष, आनंद मठ का प्रकाशन वर्ष, गीतांजलि का प्रकाशन वर्ष और विश्व धर्म सभा में विवेकानंद का संबोधन और ब्रह्म समाज का स्थापना वर्ष। तो इन 5 घटनाओं में से आपका सभी का वो बताना है कि कब कौन सी घटना हुई है। तो इसमें सही आंसर है सी, सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। इसके बाद क्या हुआ था? ब्रह्म समाज की स्थापना के बाद इसके बाद आर्य समाज की स्थापना होती है, इसके बाद आनंद मठ का स्थापना होता है, फिर इसके बाद गीतांजलि, इसके बाद विश्व धर्म सभा में विवेकानंद का संबोधन, इसके बाद गीतांजलि का प्रकाशन। अब आ गया आपका यूनिट 5 से प्रश्न कि अंधेरे में कविता में पागल द्वारा गाए गए गीत की पंक्ति है। कौन सी पंक्ति है ये आपको बताना है कि मर गया देश अरे जीवित रह गए हम, जन मन करुणा सी माँ को हकाल दिया, स्वार्थों के पहाड़ खड़े कर लिए, विवेक को मार डाला, तर्क की जबान बंद कर दी, अब तक क्या जिया क्या किया, जीवन क्या जिया। तो इसमें से कौन कौन सा पागल के द्वारा गाया गया गीत है यह कमेंट में ज़रूर लिखें। तो पहला है मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम, ये भी पागल के द्वारा गाया गया गीत है। जनमन करुणा सी माँ को, ये भी पागल के द्वारा ही गाया गया गीत है। और अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, यानी ये 3। इसके बाद है लास्ट प्रश्न और सबसे अच्छा प्रश्न, भोलाराम जीव कहानी के अनुसार भोलाराम को रिटायर होने के कितने वर्ष बाद पेंशन जो है नहीं मिलती है, कितने वर्ष बाद तक? तो आंसर है 5 वर्ष बाद तक पेंशन इनको नहीं मिलती। तो इस प्रकार से ये हमारा सेट रहा और 90 प्रश्न जो कि आपके साहित्य से हैं वो पूरे कंप्लीट करा दिए गए हैं इस सेशन का। इसके बाद हम इसका द्वितीय पाली का 2023 के जून का द्वितीय पाली का हम पेपर देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर कहीं कोई त्रुटि हो, कहीं कुछ गलत बता दिया गया हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उस कमेंट को पिन कर दिया जाएगा जिससे और भी बच्चों को उससे लाभ हो सके। तो चलिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।